आज की क्लास में हम बात करेंगे अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के बारे में। अंग्रेजी में इस अनुकरण सिद्धांत को या ये जो अनुकरण है इसे अंग्रेजी में हम इमिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिटेशन। ठीक है। प्रायः अनुकरण का सामान्य अर्थ अगर आप निकालें तो अनुकरण का सामान्य अर्थ होता है नकल करना, फॉलो करना, ठीक है ना, कॉपी करना। ठीक है। अब अरस्तू अपने इस अनुकरण सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इस बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। पीछे की क्लास में जब मैंने विरेचन के सिद्धांत पे आपके साथ बातचीत की थी तो मैंने अरस्तू के जीवन के बारे में बताया था कि कैसे प्लेटो के साथ उनका संबंध रहा, प्लेटो के शिष्य रहे कैसे, फिर कैसे मकदूनिया गए, मकदूनिया से फिर कैसे एशिया माइनर गए, एशिया माइनर से फिर कैसे वापस एथेंस आए, अपने विद्यापीठ की स्थापना की और किस तरह से काव्यशास्त्र संबंधी अपनी मान्यताओं को उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। तो उसकी गहराई में अब हमें जाने की जरूरत नहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अनुकरण सिद्धांत के द्वारा अरस्तू क्या प्रतिपादित करना चाहते हैं या वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। ये जो अनुकरण शब्द है यह यूनानी भाषा के मिमेसिस का हिंदी रूपांतरण है। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस का हिंदी रूपांतरण है। उस मिमेसिस को अंग्रेजी में कहा जाता है इमिटेशन, उस इमिटेशन को हिंदी में कहा जाता है अनुकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुसरण करना, नकल करना। ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि आप पिछली क्लास में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि काव्य संबंधी जो सिद्धांत है, काव्य संबंधी जो चिंतन है अरस्तू के, उसके प्रकटीकरण के दो कारण रहे हैं। अरस्तू के काव्य संबंधी जो चिंतन है उसके प्रकटीकरण के दो कारण रहे हैं या दो आधार रहे हैं। पहला आधार तो यह था कि वो यूनानी काव्य परंपरा का वर्णन, विश्लेषण और विवेचन करना चाहते थे, और दूसरा आधार या दूसरा कारण रहा कि प्लेटो ने काव्य के ऊपर जो दोषारोपण किया या काव्य कला को समाज और आदर्श राज्य के लिए हानिकारक माना, बहुत तटस्थ ढंग से अरस्तू ने उनके उस विचारों के विपक्ष में तर्क दिया और कहीं ना कहीं उनके विचारों का क्या किया, खंडन किया, और यह स्थापित करने का प्रयास किया कि काव्य और कला कैसे समाज और मनुष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया में हमने पिछली क्लास में विरेचन का सिद्धांत यानी कि कथारसिस का सिद्धांत पढ़ा था। प्लेटो के उस सिद्धांत, प्लेटो का एक जो सिद्धांत है काव्य के संबंध में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि कविता दरअसल वास्तविकता से बहुत दूर होती है, इसलिए वह समाज पे कोई बहुत अच्छी छाप नहीं छोड़ पाती है। प्लेटो कहते हैं कि कविता या कला जो है वह नकल की नकल है या छाया की छाया है। कहते हैं ना, आप यह माने कि उनका जो ये अनुकरण संबंधी विचार था प्लेटो का, उसके विपक्ष में, उसके विरोध में ना कहें, उसके विपक्ष में बड़े तार्किक ढंग से जो सिद्धांत अरस्तू ने प्रतिपादित किया उसे हम अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, परम सत्य ईश्वर है, विचार है। यह जो वस्तुगत सत्ता है, यह जो सृष्टि है, उस ईश्वर का क्या है, अनुकरण है। ठीक है। और कवि और कलाकार जो है उस वस्तुगत सत्ता को अपनी रचनाओं में, साहित्य में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इसीलिए वह सत्य से तिगुनी दूरी पर है। ठीक है। यानी कि वह नकल की नकल करता है या छाया की छाया को वह प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अरस्तू इस मान्यता का विखंडन करते हैं, अरस्तू इस मान्यता को खारिज करते हैं और एक नए ढंग से वह काव्य संबंधी अपने विचार को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अरस्तू का यह मानना है कि अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है, जो उसके भीतर बचपन से ही क्या होती है, विद्यमान होती है, और काव्य की उत्पत्ति में वो अनुकरण को एक प्रमुख कारण मानते हैं। वो कहते हैं कवि जो कविता लिखता है उसके पीछे अनुकरण एक प्रमुख कारण है, और अनुकरण को मनुष्य के स्वभाव से वो जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे वो बताते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, अपनी भाषा को सुन सुन कर, देख देख कर क्या करता है, समझता है और सीखता है। इसलिए अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा जो है वो अमेरिकी भाषा बोलता है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ बच्चा जो है वह हिंदुस्तानी भाषा बोलता है। और कैसे सीखता है,
अनुकरण से सीखता है, नकल से सीखता है। आसपास के परिवेश को वह देखकर वह उस भाषा को क्या करता है, सीखता है। इस हिसाब से अरस्तु यह कह रहे हैं कि अनुकरण करना जो है वह मनुष्य की क्या है, स्वाभाविक वृत्ति है। अनुकरण के द्वारा हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, सीखते हैं। उन्होंने यह भी कहा, अरस्तु ने, कि अनुकृत वस्तुओं को देखकर हमारे भीतर एक आनंद की अनुभूति होती है। सामान्य जीवन में जो जीव जंतु या कुछ पात्र जो भयानक होते हैं, विद्रूप होते हैं, खतरनाक होते हैं, जब कला में या रचना में उनकी अनुकृति होती है तो उन्हें देख करके भी हमें आनंद आता है। अब कैसे? जैसे कि आप सबके सामने अचानक से बाघ आ जाए तो आप घबरा जाओगे, ठीक है, डर लग सकता है आपको। लेकिन उसी बाघ का एक बहुत सुंदर चित्र बनाया जाए तो उस चित्र को देख करके, उस रचना को देख करके हमारे भीतर क्या हो सकता है, आनंद की अनुभूति हो सकती है। और अरस्तु यही बात कह रहे हैं कि जो प्रकृति में चीजें हैं, वस्तु जगत में चीजें हैं, कवि, लेखक, रचनाकार उसमें अपनी कल्पना से, ठीक है ना, उसको और बेहतर बनाकर एक सुंदर रचना के रूप में हमारे सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, दरअसल बात यह है कि अरस्तु ने काव्य को बहुत सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। ठीक है, काव्य को देखने का जो नजरिया था अरस्तु का, वह सौंदर्य से अभिप्रेत था, सौंदर्य से अनुप्राणित था। उन्होंने दर्शन के चश्मे को हटाया, नीति के चश्मे को हटाया और काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। इसलिए वो कहते हैं कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर। अरस्तु का स्टेटमेंट है कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है। यानी कि आर्ट जो है वह प्रकृति का क्या करती है, अनुकरण करती है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अरस्तु जो है वह हूबहू नकल करने की बात नहीं कर रहे हैं, या हूबहू यथास्थितिवाद को, हूबहू नकल को कविता कला में उपस्थित करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि प्रकृति में अनेक प्रकार के दोष भी होते हैं, बहुत सारी कमियां भी होती हैं, और अनुकृति की प्रक्रिया में, अनुकरण की प्रक्रिया में कलाकार जो है कला द्वारा उस दोष को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उस दोष को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। उन्होंने कहा जनरली आर्ट पार्टली कंप्लीट व्हाट नेचर कैन नॉट। लिखा कि जनरली आर्ट पार्टली कंप्लीट व्हाट नेचर कैन नॉट। अर्थात उदाहरण से आप इस बात को देखिए कि कैसे वो ये बात कह रहे हैं कि प्रकृति में जो दोष है या वास्तविक चीजों में जो कई बार जो कमियां हैं उसे भी कला क्या है, परिपूर्ण कर देती है, बेहतर बना देती है। इसे एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी प्राकृतिक वस्तु या दृश्य का जो चित्र है, ठीक है ना, वह कई बार मूल की रचना में ज्यादा सुंदर लगने लगता है। सामान्य रूप से आप किसी एक पेड़ को देखिए, ठीक है, वह सुंदर लगेगा, लेकिन यह संभव है कि उस पेड़ का चित्र अगर कोई चित्रकार बहुत मजेदार ढंग से बहुत डूब के बनाए तो संभव है कि वह जो चित्र है वह उस मूल पेड़ से ज्यादा खूबसूरत आपको दिख सकता है। या फिर कैमरे का आर्ट आप देखिए, सामान्य चेहरा है हमारा, ठीक है, लेकिन कैमरे की तकनीक से किस एंगल से वो तस्वीर ली जानी है, कैसे वो तस्वीर ली जानी है, वो आदमी को क्या करता है, खूबसूरत बना देता है। तो अरस्तु ये कह रहा है कि कला द्वारा जो वास्तविक स्थितियां हैं उनके सौंदर्य में भी क्या की जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति जिन दोषों को नहीं पूरा कर पाती है, कला द्वारा उन दोषों को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, उन्हें बेहतर बना दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वो ये बात कहते हैं कि अनुकरण जो है, ठीक है ना, वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, इंप्रूव्ड वर्जन। वो कहते हैं कि अनुकरण में कलाकार जो है या लेखक जो है किसी वस्तु का या किसी स्थिति का इंप्रूव्ड ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उन्नत रूपांतरण करता है। यानी कि जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविकता है, उसमें अपनी कल्पना का रंग भरता है, अपनी दृष्टि मिलाता है, ठीक है, और उसे कई बार वह वास्तविक स्थिति से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। इसलिए कविता को त्यागना नहीं चाहिए, या अनुकरण जो है वह सत्य से दूर
नहीं है, वह सत्य को उपस्थित करने का एक माध्यम है और कई बार उस माध्यम में कला और बेहतर ढंग से निखर करके सामने प्रस्तुत हो जाती है। ये कहना था अरस्तू का। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रकृति के अनुकरण से अरस्तू का संदर्भ सिर्फ बाह्य जगत के अनुकरण से नहीं है, सिर्फ बाहरी चीजों के अनुकरण मात्र से नहीं है। ठीक है ना, आप इसे ऐसे समझें कि यदि कविता सिर्फ प्रकृति का दर्पण है, यानी कि कविता एक दर्पण है जिसमें प्रकृति को दर्शाया गया है, तो आनंद ज्यादा क्यों आता है कविता को पढ़ने में? प्रकृति में जो स्थिति है उसको अगर सिर्फ कविता में दर्शाया गया है तो ठीक वैसे ही है कि आप प्रकृति को देख लीजिए या कविता पढ़ लीजिए, बात बराबर है। लेकिन नहीं, नदी को देखने में आनंद आता है, लेकिन नदी पे लिखी गई कविता को पढ़ते हुए उसमें और सारी भावानुभूतियां क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि सिर्फ बाह्य पक्ष ही नहीं, कवि उस वस्तु जगत में आंतरिक पक्षों को भी क्या कर देता है, जोड़ देता है, अपनी कल्पना से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, और एक बेहतर आनंद की अनुभूति इस प्रक्रिया में कवि को भी होती है और पाठक को भी होती है, दर्शक को भी होती है, श्रोता को भी होती है। उनके अनुकरण से का सिद्धांत जो था, अरस्तू के अनुकरण का जो सिद्धांत था या जो उसका तात्पर्य था, वह सिर्फ बाह्य प्रकृति के निरूपण से नहीं था, उसमें आंतरिक सत्ता भी क्या थी, शामिल थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि कवि अपनी कल्पना का सहारा लेकर मनोविकारों को और भावों को भी क्या कर देता है, उसमें जोड़ देता है। ठीक है, यानी कि मूलतः अरस्तू यह कहना चाहते हैं कि कवि या कलाकार जो होता है वह अपनी संवेदना से, अपनी अनुभूति से, अपनी कल्पना द्वारा अपूर्ण चीजों को भी पूर्ण करने की कोशिश करता है और सामान्य चीजों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अतः अनुकरण को सिर्फ नकल नहीं कहा जा सकता है, मात्र नकल नहीं कहा जा सकता है, वह अपने आप में क्या है, एक कला है, वह अपने आप में क्या है, आनंद सृजन करने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। मजेदार बात यह है कि अरस्तू ने जो ये अरस्तू के जिस अनुकरण सिद्धांत पे हम बात कर रहे हैं, स्वयं अरस्तू ने कभी इसको ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया या कोई एक सीमित अर्थ इसका नहीं बताया। अरस्तू ने काव्य सिद्धांत के प्रतिपादन के दौरान जो विभिन्न विचार प्रस्तुत किए, ठीक है ना, तो अनुकरण का स्वरूप उसमें उभर करके सामने आता है। उन्होंने उसकी कोई एक निश्चित परिभाषा या निश्चित सीमा नहीं दी है। इसीलिए आज हजारों हजार साल बाद भी अरस्तू के इस विचार को, इस सिद्धांत को अलग अलग ढंग से विद्वानों द्वारा क्या किया जा रहा है, विश्लेषित किया जा रहा है, उसका विवेचन लगातार किया जा रहा है। अनुकरण सिद्धांत का एक महत्व यह भी है अरस्तू के कि इस सिद्धांत से हमें यह समझ में आता है कि इतिहास और कविता के बीच में एक भेद है, इतिहास और कला के बीच में क्या है, एक भेद है। कैसे? अगर सिर्फ नकल है, अगर आंतरिक चीजें उसमें नहीं है, तो क्या है, इतिहास में क्या होता है, घटनाओं का हूबहू वर्णन होता है, कब कैसे और घटना घटी उसका ब्यौरा उसमें मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन कवि या रचनाकार अपनी कला द्वारा जब किसी घटना का वर्णन करता है, ठीक है, तो वो सिर्फ उस घटना का ही वर्णन नहीं करता है, उसमें मानवीय पक्ष, भावनाएं कैसे सम्मिलित हैं, इसका भी वह क्या करता है, चित्रण करता है। इतिहास सिर्फ घटी हुई घटनाओं का ब्यौरा देता है, लेकिन कवि अपनी कल्पना द्वारा भविष्य को भी देखने की ताकत रखता है, वह भविष्य का रूप भी क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए आप देखें कि काव्य जो है वह अपेक्षाकृत, काव्य का जो स्वरूप है वह अधिक सम्मोहक होता है, अधिक भव्य होता है, वह लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है, और उसमें अपने आप को लोग उससे क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस करते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसे समझें कि अरस्तू यथास्थितिवाद का विरोध करते हैं, हूबहू नकल को वो प्रामाणिक नहीं मानते हैं, या हूबहू नकल किया जाए इससे उनका संबंध अनुकरण से नहीं है। उनका हमेशा से यह मानना है कि कवि, लेखक, कलाकार अपनी कल्पना, अपनी चिंतन शक्ति द्वारा उसमें कुछ चीजें जोड़ सकता है, और वह जैसे कि क्या कहा, इंप्रूव्ड वर्जन, बेहतर स्थिति में वह उसे अपनी रचनाओं में क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, यहाँ एक और बात है कि वो कहते हैं कि काव्य में
जिस मानव का चित्रण कवि करता है वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है कई बार, और यथार्थ भी हो सकता है। जो वास्तविक है वह भी हो सकता है, सामान्य से बेहतर भी हो सकता है, और कई बार उससे बुरा भी हो सकता है। वस्तुतः कवि सहृदय के मन में अलग अलग आवेगों और भावों को जगाने के लिए क्या करता है? अनुकरण का प्रयोग करता है, उस नकल का प्रयोग करता है, और कला को या साहित्य को समाज के सामने, लोगों के सामने लाता है, ताकि लोग उसमें क्या कर सके? आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सके। तो कला या कविता या साहित्य त्यागने की चीज नहीं है, वह कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं का क्या करता है? हमारी भावनाओं को जोड़ता है। साहित्य या कला में हमारी भावनाएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि कविता को या नाटक को या कला को त्यागा नहीं जाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें कि ये जितनी बातें भी मैंने आपको कही अरस्तु के काव्य सिद्धांत के बारे में, अगर उसके मूल में आप पहुंचे तो 4 बातें 5 बातें बड़े महत्वपूर्ण ढंग से निकल करके सामने आएंगी अगर बिंदुवार उसे समझे तो। पहली बात क्या होगी कि कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण क्या है? मनुष्य का स्वभाव है। अरस्तु कहना चाह रहे हैं ना कि कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है, उसे आप इनकार नहीं कर सकते या उसे आप पृथक नहीं कर सकते। याद करिए कि विरेचन के सिद्धांत में भी वो बार बार कहते हैं कि जो काम वासनाएं हैं, ठीक है, या जो तमाम तरह की भावनाएं हैं, वह मनुष्य के जीवन का क्या है? स्वाभाविक अंग है, उसे हम पृथक नहीं कर सकते। वैसे ही वो कह रहे हैं कि अनुकरण मनुष्य का स्वभाव है, कविता जगत की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य का मूलभूत स्वभाव है। ठीक, दूसरी बात कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अनुकरण की प्रक्रिया में आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, हमें मूल का आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, कवि को भी आनंद प्राप्त होता है लिखने के दौरान, सृजन करने के दौरान, और दर्शक और श्रोता को भी आनंद प्राप्त हो। जैसे मैंने बताया ना कि कई बार विद्रूप चीजें, भयानक चीजें भी आपको आनंद दे सकती हैं। जैसे बाघ को देख के आप सामान्य जीवन में डर जाएंगे, लेकिन बाघ का खूब सुंदर चित्र यहाँ पे बना दिया जाए तो आप कहेंगे वाह कितना सुंदर बाघ है। आप उसको, उसकी पूंछें भी छू सकते हैं, ठीक है ना, उसके रंग आप देख सकते हैं। ये क्या है? अनुकरण ही तो है। तो वो कहते हैं कि वो प्रक्रिया जो है वो आनंददायक होती है। इसलिए जो त्रासदी मूलक चीजें हैं, इसको आप तीसरी बात भी कह सकते हैं कि त्रासदी मूलक चीजें जो है वह भी आपको आनंद देती हैं। और चौथा उन्होंने कहा कि कविता जो है, ठीक है ना, वो सर्वोच्च ढंग से अनुकरण का एक रूप है। यानी कि कविता सर्वोत्तम ढंग से अनुकरण को प्रस्तुत करने का काम करती है। इसलिए वो बार बार कहते हैं कि कविता या साहित्य को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? अब इनका ये जो सिद्धांत है अरस्तु का सिद्धांत, अगर इसका विवेचन अगर हम करें, विश्लेषण करें और किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की अगर हम कोशिश करें, ठीक है, तो हमें यह पता चलता है कि अरस्तु के अनुकरण का जो सिद्धांत है वह, उसका जो विषय है वो, उसमें जीवन का सिर्फ बाह्य पक्ष ही शामिल नहीं है, अपितु उसमें जीवन के आंतरिक पक्ष भी क्या है? शामिल है। ठीक है ना। और अरस्तु के अनुसार वस्तु कैसी है, इससे ज्यादा महत्व इस बात में है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं कि वस्तु को कैसा होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? तभी तो वो कह रहे हैं ना कि कला में क्या है? इम्प्रूव्ड वर्जन। ठीक है ना, रचना या भाव अपने इम्प्रूव्ड रूप में लोगों के सामने क्या होती है? प्रस्तुत हो जाती है। तो कहते हैं कि वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस पर वो बल देते हैं। ठीक है ना। अतः काव्य प्रकृति का कोरा अनुकरण नहीं है, एकदम आंख बंद करके और नकल की जा रही है, इस तरह से चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। जिसकी तरफ संकेत किसने किया था? प्लेटो ने किया था कि सीधे आप अनुकरण कर देते हैं। अरस्तु कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं है, वो कोरा अनुकरण नहीं है। जहां वह एक तरह अनुकरण है, वहीं वह मूल से अधिक कई बार रमणीय और ज्यादा आकर्षक और आनंदमय हो जाता है, यह कहना है अरस्तु का। ठीक है, इसलिए अनुकरण निम्न कोटि का कार्य नहीं है, जो कि प्लेटो कहते थे। इसलिए अनुकरण निम्न कोटि का कार्य नहीं है। ठीक है ना। वह मूल पर आधारित होते हुए भी
मूल से भिन्न हो जाता है, मूल से अलग हो जाता है। और उनकी यह जो बात है, जिसे वो अरस्तु कहते हैं कि मूल पर आधारित होता है अनुकरण, ठीक है ना, लेकिन मूल से अलग भी हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि एक पेड़ का चित्र बनाया, एक नदी का चित्र बनाया एक चित्रकार ने, तो मूल तो क्या है? नदी है, नदी पर आधारित है, लेकिन वह चित्र कई बार नदी से ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है ना। उसमें कई तरह की भंगिमाएं जब वह शामिल करता है तो भी कोई ना कोई वह अंतर हो जाता है। वह उससे मूल पर आधारित होते हुए भी उससे क्या हो जाता है? अपनी एक अलग स्वतंत्र सत्ता रखता है, मूल से वह भिन्न हो जाता है। और उनकी इसी बात को प्रोफेसर मरे, बड़े विद्वान हुए प्रोफेसर मरे ने उनकी इसी बात को प्रतिपादित करते हुए अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि अनुकरण का अर्थ जो है, उन्होंने कहा कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना है। यानी कि पुनर्सृजित की जाती है अनुकरण में चीजों को। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, अपनी कल्पना द्वारा, अपनी सोच द्वारा कवि या लेखक उसको पुनः सृजित करने का काम करते हैं। हालांकि क्रोचे आदि जो दार्शनिक थे जिन्होंने अभिव्यंजनावाद को प्रस्तुत किया, वो अरस्तु के इस सिद्धांत के विरोधी थे। उनका यह कहना था कि कला या इस तरह की जो रचनाएं हैं वह तो साहित्यकार या लेखक के मन में पकती हैं, मन में आती हैं और फिर वो सहज ढंग से क्या होती हैं? उच्छलित होकर के रचना में प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ये सहजता फिर कहाँ चली गई? या फिर अन्य ढंग से इसका विरोध अन्य विद्वानों ने किया। उन्होंने कहा कि एक लेखक, एक कलाकार, एक साहित्य जो जीवन की तमाम सारी प्रक्रियाओं में, जीवन की तमाम सारी आपाधापियों में जो संघर्ष करता है, जो समझ उसको आती है, जो एक अनुभव उसको आता है, जो वह देख पाता है, समझ पाता है अपने आसपास के समय को, जीवन को, उसके महत्व को तो नकार रहे हैं अरस्तु, ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, उस चेतना की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान यह देना होगा कि कोई भी सिद्धांत जो है उसकी अपनी एक सीमाएं तो होती ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, अरस्तु के इस सिद्धांत में लेखक की अंतस चेतना पे बल नहीं दिया गया, उसको स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन इतना भर से इस महत्व को आप कम नहीं कर सकते। हमें इस आलोक में भी देखना होगा कि प्लेटो जैसा गुरु, उनके गुरु प्लेटो जैसे शासक ने जो काव्य पे आक्षेप लगाए थे और काव्य को एक तरह से दूषित मान लिया था, अप्रयोजनीय मान लिया था, बिना किसी मतलब का मान लिया था, ऐसी परिस्थिति में कविता, कला या साहित्य को दर्शन और नीति के चश्मे से हटाकर सौंदर्य के चश्मे से देखना और कला और साहित्य को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित करना, यह अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हम नकार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अनुकरण सिद्धांत के द्वारा अरस्तु ने कला को, साहित्य को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का काम किया, ठीक है। प्लेटो द्वारा कला पे, काव्य पे लगाए गए जो दोष थे, उन दोषों का एक तरह से निराकरण करने का प्रयास बहुत तटस्थ ढंग से इन्होंने किया और दर्शन और नीति के चंगुल से कविता को क्या किया? मुक्त किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु के इस सिद्धांत की अपनी सीमाएं अवश्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्व को नकार नहीं सकते, जहां वह यह प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कविता या साहित्य वास्तविकता से कोसों दूर नहीं है। वह एक तरह से यह प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आइडियलिज्म रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तु कैसी है, इसकी बजाय वस्तु को कैसा होना चाहिए, इस सिद्धांत को वो प्रतिपादित करने की कोशिश अनुकरण के माध्यम से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अनुकरण हूबहू कोरा नकल नहीं है, ठीक है ना। इसमें कलाकार, लेखक अपनी चिंतन का, अपनी कल्पना का प्रयोग करता है और मूल पर आधारित होते हुए भी, अनुकरण की प्रक्रिया में रचना या कला मूल पर आधारित होते हुए भी मूल से भिन्न हो जाती है और वह पाठक को आनंदित करती है और उस प्रक्रिया में लिखने या सृजन के दौरान रचनाकार भी आनंदित होता है। यही अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का मूल ध्येय है और यही बात वो इस माध्यम से, अनुकरण सिद्धांत के माध्यम से बताना चाहते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि अनुकरण का मतलब हूबहू नकल नहीं है, ठीक है। और यह भी है कि अनुकरण को मनुष्य के जीवन से निकाला भी नहीं जा सकता है, वह उसका एक सहज स्वभाव है। आगे बात समझ में स्पष्ट हो गया? लिख लेंगे अब आप इसको।
ठीक है।